तो स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट 2, सोर्सेस एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या क्या इम्प्योरिटीज के क्या क्या सोर्स होते हैं और कितने टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटी मीन्स presence of unwanted foreign particle other than the active drugs which may be or may not be toxic and it is found in the pharmaceutical substances। इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स अदर देन द एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट, एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट के अलावा कोई भी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल को इम्प्योरिटी कहते हैं। मे बी और मे नॉट बी टॉक्सिक, क्या तो वो टॉक्सिक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। एंड इज फाउंड इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, और जो इम्प्योरिटी होगी इस तरीके की वो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में पाई जाएगी। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के क्या क्या सोर्स होते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आर एज फॉलो, अलग अलग तरीके के सोर्स फार्मास्यूटिकल वो सब्सटेंस में कुछ इस प्रकार है। पहला, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं मैन्युफैक्चर के दौरान वो भी इम्प्योरिटी का एक सोर्स होता है। द रॉ मटेरियल फॉर फ्रॉम विच दीज आर प्रिपेयर ऑफन कंटेन इम्प्योरिटी, जिस रॉ मटेरियल से इनको प्रिपेयर किया जाता है वो इम्प्योरिटी को कंटेन करते हैं अपने अंदर। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू एम्प्लॉय प्योर केमिकल्स एंड सब्सटेंस एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्योर केमिकल सब्सटेंस को ही रॉ मटेरियल के रूप में लेना चाहिए ड्रग्स की फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड इन बिस्मथ साल्ट, ये सब कुछ प्रेजेंट हो अगर बिस्मथ साल्ट के अंदर और उसको हम रॉ मटेरियल लें तो इतनी सारी इम्प्योरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगी। रॉक साल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, सो सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम रॉक साल्ट विल ऑलमोस्ट कंटेन ट्रेस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड एज अ इम्प्योरिटी। जो कि हमारा रॉक साल्ट होता है उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण जब हम उस रॉक साल्ट से NaCl का प्रिपेयर करते हैं, सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं, इस प्रिपरेशन में जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कुछ ट्रेसेस आ जाते हैं, यानी कि कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स आ जाते हैं इम्प्योरिटी के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर बना देते हैं। रिएजेंट एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और सेकंड कारण क्या हो सकता है इम्प्योरिटी का, जो हम रिएजेंट यूज करते हैं केमिकल प्रोसेस के दौरान तो वो भी हमारा इम्प्योरिटी बन के फाइनल प्रोडक्ट में आ जाता है। इफ रिएजेंट आर एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चरिंग process are not completely removed by washing, these reagent may be present in the final product। अगर रिएजेंट जो यूज हो रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव, उसको अगर हम अच्छे से रिमूव नहीं करेंगे उसके कारण दीज रिएजेंट में भी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट, जिसके कारण क्या होगा ये यही रिएजेंट हमारे फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई देंगे हमें। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज फाउंड इन द कैल्शियम मिनरल्स, एल्युमिनियम और यूजुअली accompanied by the alkali and alkaline earth compounds। एग्जाम्पल दे रहा है कि मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी पाई जाती है कैल्शियम के मिनरल्स के अंदर, और दूसरा वो क्यों पाई जाती है क्योंकि हम उनकी रिएक्शन में उन्हें रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं मैग्नीशियम को। और एल्युमिनियम और के अंदर एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल कंपाउंड्स की इम्प्योरिटी पाई जाती है, क्योंकि ये हम रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, और अगर हम किसी भी रिएजेंट को अच्छे से रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारा फाइनल में इम्प्योरिटी बन के आएगा प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। सोलवेंट्स, वाटर इज अ कॉमन सोलवेंट इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो वाटर होता है वो एक कॉमन सोलवेंट होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फार्मास्यूटिकल्स के। इट can give rise to the trace impurities such as the sodium, calcium, magnesium carbonate, chloride and sulfate ion, जिसके कारण देखो जो हमारे सोलवेंट होते हैं उसका बताई दिया हमने कि वो एज ए इम्प्योरिटी आ सकते हैं। वाटर एक कॉमन सोलवेंट होता है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उसी का यूज किया जाता है। दैट इज गिवन द राइज टू द इम्प्योरिटीज, जिसके कारण कुछ इम्प्योरिटीज जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आयन, ये सब कुछ हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ जाती है क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एंड द इम्प्योरिटी कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्योरीफाइड वाटर, और हम इन इम्प्योरिटी को अवॉइड कर सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट से, किसका यूज करके, प्योरीफाइड वाटर का यूज करके। और क्या कारण हो सकता है हमारे इम्प्योरिटी का, एक्शन ऑफ रिएजेंट ऑन दी रिएक्शन वेसल्स, जो हमारी रिएक्शन वेसल्स होती है ज्यादातर ग्लास वेयर्स होते हैं वो हमारे जिप्सम वगैरह के बने हुए होते हैं, तो उनसे ज्यादा कोई वो नहीं होता
डैमेज हमारी रिएक्शन के अंदर कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं आता। बट जब कई बार हम आयरन या फिर कोई और मेटल के से बने हुए ग्लासवेयर का यूज करेंगे तो रिएक्शन शो कर देगा वो उनके रिएजेंट्स वेसल के साथ, और जिसके कारण हमारा वो फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी दिखेगा। रिएक्शन वेसल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटालिक सच एज द आयरन कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और निकल, जिंक एंड लेड। ये सब कुछ जो हमारा यूज होता है रिएक्शन वेसल के अंदर, इनमें अगर अगर हम इनको वेसल के रूप में यूज करेंगे इन सभी मेटल्स को, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स में आएंगे। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेयर से क्या क्या कंटामिनेशन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान? एटमॉस्फेयर में कंटेन डस्ट, सल्फर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और सूट्स etc. Some gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, arsenic and हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जिसके कारण हमारे अगर हमने लैब को अच्छे से क्लीन नहीं किया रिएक्शन से पहले तो ये सब हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। लिमिट टेस्ट। क्या क्या लिमिट टेस्ट है जिसको मतलब लिमिट टेस्ट क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज दी quantitative or semi-quantitative test designed to identify control small quality of impurity which is likely to be present in the substance। एक क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने वो स्मॉल इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ेंगे अब हम। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सोल्यूबल क्लोराइड विद द सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड। अगर हम क्लोराइड की रिएक्शन मतलब सोल्यूबल क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और जो हमें दिखेगा सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में, उसी को ही कहा जाएगा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, जिसमें हम क्लोराइड की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करते हैं। प्रोसीजर। टेस्ट सैंपल लेना है और एक हमें स्टैंडर्ड कंपाउंड लेना है। टेस्ट सैंपल में क्या करना है? स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन द वाटर और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर एज डायरेक्ट इन द फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर इन द नेस्ले सिलेंडर। जैसे कि हमारे फार्माकोपिया के अंदर लिखा हुआ है उसी उसी मेजरमेंट से हमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है और नेस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर कर देना है, और एक स्टैंडर्ड लेना है जिसके अंदर 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन नेस्लर सिलेंडर। ये सब कुछ हमें एक नेस्लर सिलेंडर के अंदर लेना है, मतलब जितना भी ये वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है 1 ml सोडियम क्लोराइड का, ये हमें नेस्लर सिलेंडर में लेना है। ये एक स्टैंडर्ड मानेंगे, ये हमें टेस्ट के रूप में लेना है। जो ये टेस्ट वाला ये हम मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। ऐड 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर भी हम 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। ऐड मतलब डाइल्यूट टू 50 ml इन नेस्लर सिलेंडर, डाइल्यूट इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है साइड दोनों साइड। ऐड 1 ml ऑफ AgNO3, ऐड 1 ml ऑफ AgNO3, दोनों को 5 मिनट तक रखेंगे। ऑब्जर्व द ओपल्सन टर्बिडिटी, और इसकी में भी ओपल्सन टर्बिडिटी ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे टेस्ट सैंपल के अंदर वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन। द ओपल्सेंस प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, क्योंकि जो हमारा ओपल्सेंस प्रोड्यूस हो रहा है आपका टेस्ट सॉल्यूशन में, अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रहा है तो आपका टेस्ट में जो सैंपल था उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर solution produced in the sample is less than the standard solution then the sample will pass the limit test of chloride vice versa। यानी कि अगर आपके सैंपल में टर्बिडिटी कम आ रही है स्टैंडर्ड से के मुकाबले तो वो लिमिट टेस्ट को पास कर देगा, क्योंकि उस लिमिट से कम है उसके अंदर क्लोराइड। अगर उस लिमिट से ज्यादा क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट होते तो वो लिमिट टेस्ट में फेल हो जाता और टर्बिडिटी उससे ज्यादा आती। तो ये हमारा होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक द सॉल्यूशन टर्बिडिटी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जो हमारा नाइट्रिक एसिड ऐड होता है लिमिट टेस्ट के अंदर, वो हमारे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है, जिसकी मदद से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होते हैं, वो टर्बिडिटी शो करते हैं एंड प्रोसेस के अंदर। और जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है वो देखेंगे अब हम। ये आपको बता ही दिया कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो उसकी मदद से हमें टर्बिडिटी मिलती है फाइनल आखिरी में। जो हमारे टेस्ट और स्टैंडर्ड है उन दोनों में टर्बिडिटी हमारा नाइट्रिक एसिड की वजह से मिलती है।
अब हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट और विद बैरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बैरियम सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है सोल्यूबल सल्फेट या की जो सोल्यूबल सल्फेट की रिएक्शन होती है वो बैरियम क्लोराइड के साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जिसमें एंड प्रोडक्ट बैरियम सल्फेट बनता है, विच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन, जो कि हमें सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में टर्बिडिटी शो होगी सॉल्यूशन के अंदर। और द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, इसमें भी जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। बैरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बैरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटासियम सल्फेट, ये सब कुछ बैरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अल्कोहल प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप, जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है उससे सुपर सैचुरेशन नहीं आएगा और ज़्यादा टर्बिडिटी, मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी बनेगी सॉल्यूशन के अंदर। केमिकल रिएक्शन इस प्रकार होगी, इसमें SO4 माइनस और BaCl2 जब रिएक्ट करेंगे HCl की प्रेजेंस में BaSO4 फॉर्म होगा और KCl साइड प्रोडक्ट बनेगा। Observation: The opalescence produced in the sample solution is should not be greater than the standard solution। जो हमारा opalescence प्रोड्यूस होगी स्टैंडर्ड में वो मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड में और टेस्ट में opalescence होगी कंपेयर करेंगे तो जो हमारी टेस्ट की opalescence है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना टेस्ट फेल हो जाएगा अगर वो ज़्यादा हुई तो, और अगर वो कम है तो टेस्ट को पास कर जाएगा। यही बता रहे थे opalescence in the sample is less, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट एंड वाइस वर्सा। यही बात बताइए कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी opalescence हमारे स्टैंडर्ड से अगर कम है तो वो लिमिट टेस्ट को पास कर देगा, अगर उसकी टर्बिडिटी उससे कम आई तो वो लिमिट टेस्ट को पास कर देगा। रीजन: हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिस उससे सॉल्यूशन एसिडिक बनती है। और पोटासियम सल्फेट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बाय गिव आयनिक कंसंट्रेशन टू द रिएजेंट, और जो पोटासियम को सल्फेट होता है वो आयनिक कंसंट्रेशन देता है सॉल्यूशन से, जिसके कारण सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है सॉल्यूशन की। अल्कोहल हेल्प टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, और जो अल्कोहल होता है वो सुपर सैचुरेशन को आने से रोक देता है, यानी कि एक एंड लिमिट आने से रोक देता है सॉल्यूशन की, जिससे हमें इजीली ओपलसेंस या फिर टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे? लिमिट टेस्ट मतलब आयरन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम कैसे चेक करेंगे इसमें कितनी लिमिट तक आयरन प्रेजेंट है, लिमिट से ज़्यादा तो आयरन प्रेजेंट नहीं है क्या इस सॉल्यूशन में, तो इसको चेक करने के लिए हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को परफॉर्म करना पड़ेगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन ammonical solution with thioglycolic acid in presence of the citric acid to form the iron thioglycolate which is pale pink to deep reddish purple in the color। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है आयरन का वो बेस होता है किसके ऊपर? रिएक्शन के ऊपर एमोनिया सॉल्यूशन की। किसके साथ? मतलब आयरन इन एमोनिया सॉल्यूशन, आयरन को हम पहले एमोनिया सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जिसमें आयरन थायोग्लाइकोलेट फॉर्म होगा और पेल पिंक से डीप रेडिश पर्पल कलर का एंड प्रोडक्ट आएगा। फेरिक आयरन इज रिड्यूस टू द फेरस आयरन, जो हमारा फेरिक आयरन है वो फेरस आयरन में रिड्यूस होके बन जाएगा बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड की मदद से। एंड द कंपाउंड प्रोड्यूसेस फेरस थायोग्लाइकोलेट, और जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। द सिट्रिक acid forms a soluble complex with iron and prevent its precipitation by ammonia as ferrous hydroxide। जो सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉर्म मतलब जो सिट्रिक एसिड होगा वो सोल्यूबल होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड आयरन का। मतलब जो हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर वो आयरन के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि सोल्यूबल हो सॉल्यूशन के अंदर, और प्रिवेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय एमोनिया एज अ फेर, और जिसकी प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करेगा अमोनिया एज अ फेरस हाइड्रोक्साइड। और मतलब आयरन की यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए सिट्रिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, सीधी बात ये है। एंड द कलर डेवलप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और अगर एल्कली कोई भी चीज़ एल्कली मेटल वगैरह कोई भी प्रेजेंट हुआ एल्कली चीज़ तो जिस उससे हमारा कलर डेवलप होगा, और कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारा कलर फॉर्म होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से फॉर्म होगा। और द फेरस थायोग्लाइकोलेट विच इज स्टेबल इन एब्सेंस ऑफ एयर बट फेड इन द
एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर एब्सेंस होगी एयर की तो फेरस ग्लाइकोलेट कलर शो करेगा ज़्यादा, और एयर की प्रेजेंस में उसको लेके जाएंगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देयरफॉर द कलर शुड बी कंपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द टाइम अलोड फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द कलर इज ओवर। मतलब कि हमें जैसे ही टेस्ट परफॉर्म हुआ हमारा, तब के साथ उसकी वो कलर को चेक कर लेना है। अगर मतलब कलर को चेक कर लेना है कि वो कैसा कलर शो हुआ हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो दोनों फेड हो जाएंगे, उनका कलर फेड हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। अब इसकी केमिकल रिएक्शन ये हमें याद रखनी है, हमारे पेपर में आती है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक लिमिट टेस्ट की केमिकल रिएक्शन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आपके फाइनल एग्जाम में 101% आएंगी ये रिएक्शंस। 2Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयरन, और यहाँ पे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे फेरस आयरन बन जाएगा, और यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट बनेगा ये थायोग्लाइकोलिक एसिड का। और इसके बाद इसकी सिट्रिक एसिड और अमोनिया एल्कलिन, यहाँ पे वो फेरस ग्लाइकोलेट बनेगा। ये जो कंपाउंड है ना फेरस ग्लाइकोलेट, इसको जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये आपको बना के आना होता है पेपर में, और ये पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर। ऑब्जर्व द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जरूर याद रखना, जो पर्पल कलर आपका फॉर्म होगा सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट के अंदर, वो आपका स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ तो फेल हो जाएगा, स्टैंडर्ड से कम हुआ तो टेस्ट पास हो जाएगा। इफ द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल इज लेस देन द स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड से कम है तो सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन वाइस वर्सा, और इसी के कारण वो लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा क्योंकि उसका कम है कलर, उससे कम मतलब ज्यादा, मतलब वो डार्क पर्पल कलर का है स्टैंडर्ड, और वो सैंपल जो सॉल्यूशन है टेस्ट सॉल्यूशन है वो हमारा लाइट पर्पल कलर का है, तभी वो पास होगा लिमिट टेस्ट ऑफ आपका आयरन का। रीजन, द सिट्रिक एसिड हेल्प प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एंड बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विद इट। जो सिट्रिक एसिड होता है वो प्रेसिपिटेशन हेल्प प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, आयरन की प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है अमोनिया के साथ, तक किसके साथ, वो क्या करके कॉम्प्लेक्स को बना के। और ये जो रीजंस है ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि टेस्ट में क्या हुआ। थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प टू ऑक्सीडाइज द आयरन 2 से आयरन 3 के अंदर, थायोग्लाइकोलिक एसिड की मदद से हमारा आयरन 2 आयरन 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कली, और अमोनिया सॉल्यूशन को एल्कली बनाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक principle, the principle is based on the Gutzet test where in all the arsenic present in the dully converted to the arsenic gas। जो प्रिंसिपल बेस होता है इसका, जो प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, गुड्जेट टेस्ट के ऊपर बेस होता है। वेयर इन ऑल आर्सेनिक प्रेजेंट इज डलली कन्वर्ट इनटू द आर्सेनिक गैस, जितना भी आर्सेनिक प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर वो आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय सब्जेक्टिंग इट टू रिडक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब उस गैस को हम कैसे निकालेंगे, उसका रिएक्शन करा के, सॉल्यूशन का रिएक्शन करा के जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन of arsenic with the hydrogen ion to form yellow stain or mercuric chloride people in the presence of the reducing agent like potassium iodide। जो लिमिट टेस्ट होता है आर्सेनिक का वो किसके ऊपर बेस होता है, आर्सेनिक गैस विद द हाइड्रोजन आयन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो येलो स्टेन फॉर्म करेगी मर्करिक क्लोराइड का, मर्करिक क्लोराइड पेपर पे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब मर्करिक क्लोराइड पेपर है तो होता है उसकी, उसके ऊपर येलो स्टेन मतलब वो प्रोड्यूस करेगी, और किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट पोटासियम आयोडाइन की प्रेजेंस में, जैसे कि पोटासियम आयोडाइड, कुछ और भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द इंटेंसिटी ऑफ द स्टेन इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, जितना ज्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट होगा उतना ही मरकरी पेपर येलो कलर का हो जाएगा, मरकरी क्लोराइड पेपर उतना ही येलो कलर का हो जाएगा। द स्टेन इज कंपेयर विद दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, और जो ये स्टेन प्रोड्यूस होगा वो उस स्टेन के साथ कंपेयर किया जाएगा जो हमारा स्टैंडर्ड का स्टेन था। If IP prescribe the limit test of in the presence of arsenic NMT2 ppm as impurity in various pharmaceutical substance, जो आईपी प्रेस्क्राइब करती है प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, ये उसकी इतनी लिमिट है, उस लिमिट को हम कंपेयर करेंगे उसके साथ जो हमारा टेस्ट में है। अगर उससे ज़्यादा लिमिट आई तो वो फेल हो जाएगा टेस्ट में, अगर उससे कम लिमिट आई तो वो पास हो जाएगा टेस्ट में। और एपरेटस यूज फॉर द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इज गुडजेट एपरेटस, और जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए एपरेटस यूज होती है उसको गुडजेट एपरेटस कहा जाता है।
केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, Zn और HCl की रिएक्शन, ZnCl2 प्लस में 2H पॉजिटिव होगा। आर्सेनिक एसिड की जब इसके साथ 2H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आर्सेनियस एसिड फॉर्म होएगा और वाटर साथ में वाटर फॉर्म होगा। आर्सेनियस एसिड का जब फिर से हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होगा तो आर्सेनिक गैस प्रोड्यूस होगी और फिर से वाटर प्रोड्यूस होगा। और जो आर्सेनिक गैस होगी उसको मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो एक येलो स्टेन फॉर्म हो जाएगा। HgAsH2 दो मतलब लग जाएंगे आर्सेनिक के मॉलिक्यूल, एक मरकरी के ऊपर और एक HCl की फॉर्मेशन होगा। जो ये मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा इसकी वजह से येलो स्टेन आएगा उस पेपर के ऊपर। जितना ज्यादा डार्क येलो स्टेन उतनी ज्यादा प्रेजेंस आर्सेनिक की सॉल्यूशन के अंदर जो हम जिसका लिमिट टेस्ट हमें परफॉर्म किया है वो कुछ इस प्रकार परफॉर्म होगा। ये गुडजेट की जो आपका एपरेटस है, टेस्ट एपरेटस है, वो कुछ ऐसे ड्रग सॉल्यूशन की है, प्लस में HCl प्लस Zn प्लस SnCl2 प्लस Ki, ये सब कुछ इसके अंदर रखना है। एक ग्लास की ट्यूब लगानी है, इसके अंदर कॉर्क लगाना है ऊपर, उसके अंदर लीड एसीटेट कॉटन वूल लगा देनी है। फिर उसके बाद मरकरी क्लोराइड पेपर लगा देना है, रबर यहाँ पे रबर से इसको क्लैंप कर देना है अच्छे से। फिर उसके बाद हमें इसको HgCl2 पेपर होता है, इसको रिमूव करके देखना भी है बाद में। इफ द सैंपल शो स्टेन लेस इंटेंसिटी देन इट द स्टैंडर्ड स्टेन सैंपल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एज पर IP। सॉरी ये थोड़ा ये गलती से हो गया। अब हम वापस, हाँ ये रहा। जो सैंपल होता है अगर सैंपल में इंटेंसिटी स्टेन की अगर कम आएगी तो स्टैंडर्ड पास कर जाएगा लिमिट टेस्ट को, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को, अगर क्योंकि वो IP के हिसाब से वो सही है। अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा डार्क कलर आया तो उस स्टैंडर्ड मतलब वो फेल हो जाएगा उसका लिमिट टेस्ट एज पर IP। रीजन द स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक। जो स्टेनलेस क्लोराइड होता है उसको यूज किया जाता है कंप्लीट इवोल्यूशन के लिए आर्सेनिक के। जिंक, पोटाशियम क्लोराइड और स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिंक होता है, पोटाशियम आयोडाइड होता है और स्टेनलेस क्लोराइड होता है वो यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है। और लीड एसीटेट प्लेगर और पेपर को यूज किया जाता है टू ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड। लीड एसीटेट प्लगर को इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कैच कर ले और विच में इवोल्व अलोंग विद आर्सेनिक, जो कि आर्सेनिक के साथ निकल रही है जो गैस सॉल्यूशन से बाहर। लिमिट टेस्ट ऑफ लीड का लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। Principle: The limit test of lead is based upon the chemical reaction between lead and diphenyl thiocarbazole। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है लीड का वो किसके ऊपर बेस करता है, केमिकल रिएक्शन किस किस की, लीड की और डाइफिनाइल थायोकार्बोल की इन एल्कली सॉल्यूशन टू फॉर्म द लीड थायोजोन विच इज रेड। जो कि ये सारी रिएक्शन परफॉर्म होगी एक एल्कली सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर लीड थायोजोन फॉर्म होगा जो कि रेड कलर का होगा। थायोजोन इटसेल्फ इज ग्रीन इन कलर। जो थायोजोन होता है वो ग्रीन कलर का होता है खुद से। एंड द लीड थायोजोन इज फॉर्म्ड वॉयलेट इन कलर। जो लीड थायोजोन होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। एंड द नेट रिजल्ट रेड कलर का आता है। टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बाय अदर मेटल मेक द pH ऑप्टिमम रिएजेंट लाइक द अमोनियम सिट्रेट KCN NaNH2OH.HCl इज एम्प्लॉयड। मतलब इंटरफेरेंस को रोकने के लिए अदर मेटल की pH को ऑप्टिमम बनाया जाता है इन सब का यूज करके। केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। डाइथायोजोन की लीड के साथ जब रिएक्शन होगी एल्कली मीडिया के अंदर तो लीड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि रेड कलर का फॉर्म होगा। ऑब्जर्वेशन: द इंटेंसिटी ऑफ द कलर कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लीड इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा लीड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी कलर कॉम्प्लेक्स की। द कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड। जो कलर हमारा प्रोड्यूस होगा सैंपल सॉल्यूशन में वो हमारा स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट। प्रिंसिपल: द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटीज विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है हैवी मेटल्स का वो किसके ऊपर बेस होता है, रिएक्शन के ऊपर मेटालिक इम्प्योरिटीज की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम।
मीडियम में जब भी कोई मेटालिक इम्प्योरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी एसिडिक मीडियम में, तब जो रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी सल्फाइड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सल्फाइड की फॉर्म में बनेगा, इन सभी मेटल के सल्फाइड की फॉर्म में। इन एसिडिक मीडिया इट प्रोड्यूसेस रेडिश ब्लैक कलर with hydrogen sulfide and which is compared with the standard lead nitrate solution। जो हमारा एसिडिक मीडिया होगा उसके अंदर जो कलर प्रोड्यूस होगा वो रेडिश ब्लैक कलर होगा, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंपेयर जाएगा स्टैंडर्ड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। जो कि देखो, जो हमारा एसिड मीडिया होगा वो प्रोड्यूस करेगा रेडिश और ब्लैक कलर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जो कि कंपेयर करा जाएगा स्टैंडर्ड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। The metallic impurity in the substance are expressed as a part of lead part per million of this substance। जो भी metallic impurity होगी उसको स्टैंडर्ड लीड के साथ कंपेयर किया जाएगा। The usual limit test पर इंडियन फार्माकोपिया इज 20 पार्ट्स पर मिलियन। जो इंडियन फार्माकोपिया की लिमिट है वो 20 पार्ट्स पर मिलियन है इन मेटल्स के लिए। इससे ज़्यादा वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन में। इससे कम प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन पास हो जाएगी, और इससे ज़्यादा हैवी मेटल प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट में फेल हो जाएगी। द मेटल डेट रिस्पॉन्सिबल टू द टेस्ट आर लेड, मरकरी, बिस्मथ, एंटीमनी, टिन, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर, मोलिब्डेनम। ये सारे मेटल्स होते हैं, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टेस्ट के लिए। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? हैवी मेटल जब H2H हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड ऑफ मेटल ब्राउनिश कलर की बनेगी, और उसी के साथ मतलब H प्लस आयन आयन भी प्रोड्यूस होंगे। दी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? द कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सीधी बात है, इसमें भी वही, अगर जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम डार्क है तो वो लिमिट टेस्ट पास कर देगा। यही बात लिखी है नीचे। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड प्रिंसिपल। द क्लोराइड लिमिट टेस्ट प्रेसिपिटेशन इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन। जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है उसमें प्रेसिपिटेशन का यूज होता है, मतलब कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए प्रेसिपिटेशन का यूज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में क्लोराइड precipitate form soluble chloride with when silver nitrate reacts with the soluble chloride to produce silver chloride, and the form of which appear as a solid particle in the solution। देखो, in the presence of dilute nitric acid की presence में जो क्लोराइड precipitate होते हैं वो soluble क्लोराइड होते हैं, and when सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोल्यूबल क्लोराइड, जब भी हमारा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोल्यूबल क्लोराइड के साथ टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड, जिससे हमारा सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, एंड द फॉर्म ऑफ विच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, जिसकी एक फॉर्म में वो सॉलिड पार्टिकल के रूप में दिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि जब भी हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्लोराइड प्रेसिपिटेट जो मतलब जब भी हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म अ सोल्यूबल क्लोराइड, दोनों मिलके सोल्यूबल क्लोराइड को फॉर्म करेंगे। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोल्यूबल क्लोराइड टू प्रोड्यूस अ सिल्वर क्लोराइड, इसके बाद जो सोल्यूबल क्लोराइड है उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? सिल्वर नाइट्रेट, जिससे हमारा सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, और जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा अपीयर करेगा एज सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। वो जो सिल्वर क्लोराइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सॉलिड पार्टिकल के रूप में हमें दिखेगा सॉल्यूशन के अंदर। द बेस्ड ऑन हाउ मच क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द टेस्ट सब्सटेंस द इंटेंसिटी ऑफ टर्बिडिटी इज अफेक्टेड। इस पे इस पे निर्धारित करता है कि कितना क्लोराइड प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, टेस्ट सब्सटेंस के अंदर, उसी हिसाब से आपका फाइनल में टर्बिडिटी उतने ही सॉलिड पार्टिकल हमें दिखेंगे सॉल्यूशन में आखिरी में। द प्रोसीजर, इसमें क्या प्रोसीजर होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हैज बीन मॉडिफाइड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है वो इसलिए मॉडिफाई किया जिससे हमें प्रेसिपिटेशन की मदद से हम पता कर पाए कि कितना क्लोराइड आयन प्रेजेंट है स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। इन द पास्ट द क्लोराइन सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट नाउ हैज बीन मॉडिफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग सोडियम क्लोराइड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले हमारा सोडियम क्लोराइड डलता था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, पर अब हमारा HCl यूज होगा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, और जो कि रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड।
कंक्लूजन क्या मिलेगा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट से हमें? दी ऑपरेशंस प्रोड्यूस इन दी सैंपल सॉल्यूशन इज लोअर देन दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारा नीचे बेस में हमारे सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो सैंपल सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो ज़्यादा पाए तो वो फेल हो जाएगा, अगर उससे कम है तो वो लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल। द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट यूज द प्रेसिपिटेशन मेथड एज इट्स बेसिक प्रिंसिपल। क्योंकि देखो जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट होता है उसके अंदर प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज किया जाएगा बेसिक प्रिंसिपल में, और एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद द बैरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी बैरियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ओनली सल्फेट प्रेसिपिटेट एज अदर एसिड रेडिकल्स डू नॉट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड, और as a hydrochloric acid prevents the reaction of different acid radicals with barium chloride। अब बताता हूँ क्या है इसमें। only sulfate precipitate as a other acid radical do not react with barium chloride। सिर्फ सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट है वो रिएक्ट नहीं करेंगे बैरियम क्लोराइड के साथ एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो प्रिवेंट करता है अदर रेडिकल्स को बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने के लिए। अगर देखो सिर्फ इसको छोड़ के, हाँ ये बात कहना चाहता है, जो सल्फेट को छोड़ के और सभी जितने भी आपके अदर मेटल्स के वो प्रेजेंट है उसके अंदर पार्टिकल्स, वो रिएक्ट नहीं करेंगे बैरियम क्लोराइड के साथ। पर जो सल्फेट होगा वो रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर HCl प्रेजेंट है जो सिर्फ अदर को प्रिवेंट करेगा, सल्फेट को नहीं प्रिवेंट करेगा। SO4 जब रिएक्ट करेगा तो हमारा BSO4 का फॉर्मेशन होगा और दो क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन। रिएजेंट प्रिपरेशन। इसके रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? बैरियम सल्फेट रिएजेंट। बैरियम सल्फेट रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? मेकिंग ए 0.05 मोलर बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिक्वायर डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ बैरियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ वाटर। हमें 0.0 मोलर बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 12 ग्राम बैरियम क्लोराइड को 1000 ml वाटर में मिक्स करना पड़ेगा। ऐड 55 ml वाटर and 20 ml of alcohol and 5 ml of 0.0181% weight by volume potassium sulfate solution और 215 ml of prepared solution make up the volume up to 100 ml। ये सब कुछ ऐड करके उसकी वॉल्यूम 100 ml तक बना ली। और स्टैंडर्ड पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है, ये बैरियम सल्फेट रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करना था ये बताया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ K2SO4 एंड वाटर was made up to 100 ml using the 0.1089 ग्राम ऑफ K2SO4। जो हमारा पोटासियम सल्फेट है K2SO4 है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? वाटर वॉज अप टू 100 ml, जो मतलब जो इतना ग्राम, मतलब यानी कि 0.1089 ग्राम ऑफ K2SO4 है उसमें हम 100 ml वाटर मिक्स करेंगे एक्यूरेटली वेट करके, जिससे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। दी टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना है? दी सोडियम क्लोराइड 20 ml लेना है ऑफ वाटर सॉल्यूशन कंटेंट 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इतना बनाना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर लेना है और 2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमारा है प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हैव अंडरगोन ए एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन। जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है। बाय डूइंग सो इट एलिमिनेटेड द नीड ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट, जिसके कारण हमारा बैरियम सल्फेट रिएजेंट है उसकी नीड खत्म हो गई है। वाइल टर्बिडिटी इज कंपेयर थ्रू द यूज ऑफ एल्कोहल बैरियम क्लोराइड, एल्कोहल और बैरियम क्लोराइड की मदद से हम इसकी टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। अब है दी इम्प्योर यूनिट 1 में क्या है? इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है? पॉइंट्स टू बी कवर इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर करेंगे? हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट,
अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट हो गए ना ये। हाँ, ये सारी इम्प्योरिटीज के बारे में बता रखा है, फार्माकोपिया ये सब बता रखा है मैंने आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया, इंडियन जापानीज इंडियन फार्माकोपिया, इनके एडिशन भी बता रखे हैं। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर भी बता रखे हैं इसके। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज सब बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए मैंने, लिमिट टेस्ट भी एक्सप्लेन हो गया। और क्या रहता है अब आपका, आज आपका सारा यूनिट कंप्लीट, इसी के साथ ये प्रोसीजर खत्म। हाँ, आज आपका पूरा यूनिट वन ऑफ मतलब इन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट वन आपका आज कंप्लीट हुआ। तो आपका एक पहला लेक्चर और एक आज वाला लेक्चर, दोनों को मिला के आपका यूनिट वन कंप्लीट हुआ। तो आपको जितने भी नोट्स होंगे इस यूनिट वन के कंप्लीट नोट्स, वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जितना पहले पढ़ाया था उसका और जितना आज पढ़ाया उसका, दोनों के सेपरेटली प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और जितने भी टॉपिक है सारे कवर हो चुके हैं यूनिट वन के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।